हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोर 3 के क्वेश्चन पेपर को। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। विच फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आप लोगों को सभी को पता होगा। इसका आंसर है मेगास्थनीज। नेक्स्ट, नेम वन इरिगेशन प्रोजेक्ट इन द मौर्यन एरा। मौर्यन एरा की सिंचाई व्यवस्था से कोई एक प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। तो सुदर्शन झील एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मौर्यन पीरियड में इरिगेशन से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पर सुदर्शन झील लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टू विच डिनेस्टी डिड अग्निमित्रा बिलोंग। अग्निमित्र का संबंध किस वंश से है? तो अग्निमित्र का संबंध शुंग वंश से है। नेक्स्ट, हु वॉज हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जो कि भागभद्र के समय में आया हुआ है। इसकी जो मुख्य विशेषता है या इतिहास में, ये भारतीय इतिहास में फेमस इसलिए है कि इसने एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था, या वैष्णव धर्म यहाँ पर आके वैष्णव धर्म से प्रभावित हुआ था, और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे 1 सेंटेंस में लिखें कि हेलियोडोरस एक यूनानी राजदूत था जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टैब्लिश द कुषाण रूल इन इंडिया। कुषाण रूल को इंडिया में किसने स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा कुजुल कडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मेनांडर। मेनांडर कौन था? तो मेनांडर एक हिंद यवन शासक था, एक महत्वपूर्ण हिंद यवन शासक। इसे हिंदी ग्रंथों में या भारतीय ब्राह्मण ग्रंथ या बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना गया है। चूँकि आप लोग मिलिंद पन्हों को भी एक बार देख लीजिएगा, मिलिंद पन्हों मेनांडर से ही जुड़ा हुआ है। चूँकि यहाँ पे सिर्फ मेनांडर के बारे में पूछा है, तो आप लिख लीजिए एक प्रमुख हिंद यवन शासक। नेक्स्ट, मेंशन द कैपिटल ऑफ द सातवाहन। सातवाहन की राजधानी क्या है? तो सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठानपुर। कहीं कहीं अमरावती, आंध्र अमरावती भी मिलता है, तो आप लोग इसको लिख लें प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट, मेंशन द कैपिटल ऑफ, अच्छा ये हो गया। एज नंबर, हु वर द एप्थलाइट्स। एप्थलाइट्स कौन थे? तो ये हूनों से संबंधित है। ये हूनों की एक शाखा है, इन्हें श्वेत हून भी कहा जाता है, श्वेत हून के नाम से ये जाने जाते हैं। तो आप लोग इसे लिखें कि एप्थलाइट्स जो थे वो हूनों की एक शाखा थी जिसने भारत पर आक्रमण भी किया था। पहला, हु वर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ए नंबर क्वेश्चन, हु वर समाहर्ता एंड सन्निधाता। समाहर्ता और सन्निधाता कौन है? तो समाहर्ता और सन्निधाता मौर्यकालीन 2 अधिकारी थे जो कि आर्थिक विभाग से जुड़े हुए थे। समाहर्ता का काम था कर संग्रह करना, और सन्निधाता जो थे वो कोषाध्यक्ष होते थे। जो राज खजाना होता था, कोष होता था, उसके वो अध्यक्ष होते थे। वित्त विभाग का प्रधान भी हम लोग सन्निधाता को कह सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राह्मणिकल रेवोल्यूशन। ब्राह्मणिकल रेवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? पर्टिकुलर मौर्यों के बाद ब्राह्मणों के द्वारा जब बौद्ध धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया जा रहा था शासकों के द्वारा, तो ब्राह्मणों के द्वारा बौद्ध धर्म के विरोध में या शासकों संरक्षण देने वाले शासकों के विरोध में क्रांति हुई, उसे ही ब्राह्मणिकल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नेम 2 चाइनीज सोर्सेज ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कुषाण। कुषाण वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ऐसे 2 चाइनीज़ स्रोत का नाम लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर 2 चाइनीज़ ग्रंथ का नाम लिखें। 2 चाइनीज़ ग्रंथ है सीएन हानशू, इसे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, और ये थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन अगर ना समझ में आए तो सीएन हान, हाइफन दे के हान, फिर हाइफन दे के शू, सीएन हानशू। ये एक बुक है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बुक का नाम है सीएन हानशू। दूसरा एक बुक है हाउ हानशू, इसका भी स्पेलिंग यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ, हाउ हान स्पेस शू। ये भी एक कंप्लीट बुक है। बीच में 2 डैश है, वो आप लोग मेंशन कर दीजिए। हाउ हानशू, ये बड़ी हो जाएगा,
हाउ हांशु, ये दो। और एक चीज़ कनिष्क के बारे में विनसांग ने भी वर्णन किया है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चीनी स्रोत बोल दिया गया है, तो यहाँ पर आप ये दोनों बुकों का नाम लिखें, वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट, हु वर धम्महामात्रास। अच्छा, डी नंबर क्वेश्चन, मेंशन 2 फीचर्स ऑफ गांधार आर्ट। गांधार आर्ट की 2 विशेषताएं लिखनी है, कोई भी 2 विशेषता लिख दीजिए, बहुत सारी विशेषता। इसकी पहली विशेषता, एक तो ये इंडो ग्रीक कला थी, दूसरी विशेषता इसमें बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया था, यथार्थवाद से जोड़ा गया था, मानव आकृति में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थी, गांधार में ये कला विकसित हुआ था। इसमें से कोई भी 2 आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर धम्महामात्रास। धम्महामात्रास कौन थे? तो धम्महामात्र अशोक द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी थे, जो कि उसके साम्राज्य में धम्म के प्रचार प्रसार पर कार्य किया करते थे। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रहण परिमोक्षा पॉलिसी। एक ये क्वेश्चन में ग्रहण मोक्षानुग्रह वर्ड भी आया, दोनों ही सेम है। ग्रहण परिमोक्ष या ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति है, वो समुद्रगुप्त के द्वारा अपनाई गई नीति थी, जो उसने दक्षिण के राज्यों के लिए अपनाई थी। इसमें उसने क्या किया था कि कुछ राज्यों को पहले जीता, दक्षिण के राज्यों को उसने जीता, फिर उन्हें उसने मोक्ष दिया, यानी उसे स्वतंत्रता प्रदान की, लेकिन बदले में उससे अनुदान लेना या टैक्स लेना शुरू किया। तो ये है ग्रहण परिमोक्षा या ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, जो समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण के विजित राज्यों के लिए उसने अपनाया था। नेक्स्ट, नेम 2 ड्रामाज एंड काव्यास कंपोज्ड बाय कालिदास। 2 ड्रामा और काव्यों का नाम लिखना है जो कि कालिदास के द्वारा कंपोज किया गया है। तो 2 ड्रामा में आप लोग लिख सकते हैं, एक तो विक्रमोर्वशीय भी उसके ड्रामा में ही आता है, और मालविकाग्निमित्र भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बलि एंड भाग। बलि और भाग से आप क्या समझते हैं? तो बलि गुप्त काल से अगर हम लोग इसे लिंक करके देखें, तो बलि जो था वो गुप्तकालीन एक धार्मिक कर बन चुका था। तो गुप्तकालीन धार्मिक कर और भाग, कृषि का कुछ अंश दिया जाता था कर के रूप में, तो ये कृषि कर इसे हम लोग लिख सकते हैं कि भाग गुप्तकालीन कृषि कर है और बलि गुप्तकालीन धार्मिक कर है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इन द लाइट ऑफ मेगास्थनीज अकाउंट। मेगास्थनीज ने जो पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में या वहाँ के नगर के बारे में, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन, पाटलिपुत्र राजा के प्रशासन के बारे में जो भी लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि किस प्रकार उसने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। वहाँ पे जो समितियों का उसने वर्णन किया था कि 6 समितियाँ होती थी, जिनमें पर्टिकुलर 5 मेंबर्स हुआ करते थे, उनका अलग अलग काम हुआ करता था, वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अशोकास धम्म। अशोका ने जो धम्म चलाया था उसके बारे में यहाँ लिखना है कि उसके धम्म के बेस में क्या क्या चीज़ें थी, वो किस तरह से कुछ हद तक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था, कैसे कुछ इतिहासकारों ने इसे उसका राष्ट्रीय धर्म भी कहा है। विभिन्न इतिहासकारों के जो मत है उसमें से 2-3 मत, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-3 मत डिफरेंट हिस्टोरियन का दे दीजिए, उसकी प्रकृति को लेकर जो डिफरेंट हिस्टोरियन में मतभेद है, और धम्म की जो विशेषता थी कि इसमें अच्छे आचरण की बात की गई थी, बड़े लोगों के साथ, सगे संबंधियों के साथ अच्छा व्यवहार, राजा का आदर्श का पालन करना। तो धम्म में जो जो कुछ कोड या लॉ जो उसने नियम बनाए थे अशोक ने, उसके बारे में भी यहाँ पर आप लोग लिखें। नेक्स्ट, ब्रीफली डिस्कस द रेवेन्यू सिस्टम नरेटेड इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो रेवेन्यू सिस्टम को मेंशन किया है उसके बारे में लिखना है, यानी मौर्यकालीन जो राजस्व व्यवस्था हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार भूमि पर कर था, भूमि का जो विभाजन था अलग अलग, नगद कर अलग था, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट, एसेस इन ब्रीफ द अचीवमेंट ऑफ गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में लिखना है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और यही वह शासक था जिसने सातवाहनों की खोती हुई सत्ता को फिर से स्थापित किया था। किस प्रकार इसने शकों को पराजित किया, और इसके जो विजय अभियान है वो
गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो नासिक अभिलेख है उसमें जो इसके क्षेत्र विस्तार है उस क्षेत्र विस्तार के बारे में लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ हुन इन्वेजन ऑन द गुप्त एम्पायर। गुप्त प्रशासन पे जो गुप्त साम्राज्य के वक्त बहुत सारे जो हून आक्रमण हो रहे थे उसका साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके प्रभाव पड़े, पहले तो कुछ शासकों ने इसे टक्कर ही नहीं कर पाया, लेकिन फिर स्कंदगुप्त के समय में उसने हूनों को परास्त किया, लेकिन बार बार हूनों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया था। उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट, आंसर एनी वन क्वेश्चन। पहला, रिव्यू द अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एज एन एम्पायर बिल्डर। एक साम्राज्य संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आपको लिखना है, उसके अचीवमेंट और उपलब्धियों को लिखना है। तो ओवरऑल अचीवमेंट उसका यहाँ पे लिखिए कि किस तरह उसने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, फिर मगध को उसने जीता, मगध को जीतकर फिर वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। ओवरऑल एक पहला साम्राज्य का गठन जो मौर्य साम्राज्य को माना जाता है उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, उससे लिंक करके यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना होगा। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिव्यू इन ब्रीफ द नेम ऑफ द इंडो रोमन ट्रेड अंडर द कुषाण एंड द सातवाहन। कुषाण और सातवाहनों के समय में इंडो रोमन ट्रेड के बारे में लिखना है, यानी भारत और रोम के बीच व्यापार। तो देखिए, मौर्योत्तर काल में भारतीय रोम व्यापार जो था वो काफ़ी चरमोत्कर्ष पर था, उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो दोनों को पॉइंट करके आप लोग लिख दीजिए कि कुषाण काल में किस तरह से कनिष्क के समय स्पेशली संबंध अच्छे बने, किन किन चीज़ों का आयात निर्यात होता था, किन मार्गों से होता था, स्थल मार्ग से और जल मार्ग से। जैसे स्थल मार्ग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए उन्होंने रोमन या भूमध्य सागरीय वाले तटीय क्षेत्र वाले जो एरिया हैं उन लोगों ने जल मार्ग से व्यापार करना शुरू किया। सातवाहनों के समय में भी, और स्पेशली सातवाहनों के समय में दक्षिण का जो क्षेत्र है जैसे आरिकमेडु वगैरह जो क्षेत्र है वहाँ से उनका बहुत अच्छे से व्यापार होता था। शुरुआत एक्चुअली उन्होंने उधर से ही किया था, तटवर्ती क्षेत्र जो थे दक्षिण के वहाँ से व्यापार होता था, और दक्षिण से वो लोग गर्म मसाले और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ले जाया करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में लिखिए, और किस तरह से वहाँ की मुद्राएं यहाँ पर मिली है, वहाँ के जार पोर्ट्स बड़े बड़े जो थे वो यहाँ पर मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि वहाँ से और भारत से और रोम के बीच व्यापार होता था और बड़े पैमाने पर होता था। और कुषाण ने किस तरह से सिल्क रूट पर अपना आधिपत्य जब स्थापित किया तो चीनी रेशम जो था वो भारत होकर ही रोम पहुँचता था, उसमें क्या कुषाणों का योगदान रहा है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर आप लोग इसको मेंशन करें। नेक्स्ट, डिस्कस एलाबोरेटली the social condition of modern and Gupta period with special reference to the women। डिस्कस करना है यहाँ पर गुप्त पीरियड और मॉडर्न पीरियड को, लेकिन वो सामाजिक कंडीशन में आपको फोकस किस पे ज़्यादा देना है, वो है स्त्रियों की दशा के ऊपर। तो इन दोनों काल में किस प्रकार स्त्रियों की दशा थी, कैसे चेंजेस आया, या कब स्थिति सुधरी और कब स्थिति बिगड़ी, और कुछ इम्पॉर्टेंट महिलाओं के नाम गुप्तकालीन और मौर्यकालीन, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखिए। समाज में जो भी स्थिति थी वो। ओवरऑल मैंने शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन को बताया लॉन्ग, अगर इसके आप लोग कोशिश करिए इसको पढ़कर फिर उसको लिखने का कोशिश करिए। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है या फिर अगर नहीं मिलता है रिसोर्स उससे रिलेटेड, तो फिर आप लोग उस पर कमेंट करिए, तो फिर मैं पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन के आंसर को डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।